गुड मॉर्निंग दोस्तों, ईटीएस के नए सेशन में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे इसमें टिहरी रियासत। तो जो पहले जो पंवारकालीन व्यवस्था थी और बाद में जो टिहरी रियासत हमारी बनी, वो दोनों सेम ही थे। बाद में जब हमें 1815 में हमने देखा, जब गोरखों को अंग्रेजों ने यहाँ से भगा दिया, तो उसके बाद टिहरी रियासत का जो था स्थापना हुई। और पहले अगर हम इसको माने तो ये पंवार वंश ही चल रहा है। इसमें अगर टोटल हम पूरा शुरू से 888 से चांदपुरगढ़ से जब राजा कनकपाल पंवार वंश की स्थापना करते हैं, तो तब से यहाँ वही वंश चल रहे हैं, पंवार वंशी है। पर इसकी जो शाखा थी अलग, वो टिहरी रियासत के रूप में बाद में जानी गई। तो धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे उत्तराखंड पे अनेक राजनीतिक शक्तियों ने अधिकार किया, अपनी स्थापना की, अपने साम्राज्य को बढ़ाया, कैसे कैसे उन्होंने उत्तराखंड में अनेक कार्य किए, ये सारी चीजें हमने देखी। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था, टिहरी रियासत। और टिहरी रियासत में आज शायद अंतिम पार्ट होगा। आज हम पंवारकालीन शासन व्यवस्था या टिहरी की शासन व्यवस्था को हम आज देखेंगे कि कैसे उनका टैक्स आता था, कैसे कैसे उनकी सैन्य व्यवस्था थी, कैसे आय के स्रोत थे। तो ये सारी चीजें हम आज थोड़ा सा देखेंगे। लास्ट क्लास होगी टिहरी रियासत में। तो अगर स्टार्टिंग से हम देखें तो 888 में हमने देखा कि पंवारकालीन, और सबसे बाद तक अगर हम देखें तो 1 अगस्त 1949 तक क्या होता है, टिहरी रियासत पंवार शासन व्यवस्था चलती है। तो हम आगे बढ़ते हैं आज अपनी क्लास में। तो अगर हम टिहरी रियासत की बात करें, कहाँ टिहरी रियासत फैली थी, तो उस पर हम थोड़ा चर्चा करते हैं। पहले मैप के हिसाब से थोड़ा देख लेते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है पंवारकालीन शासन व्यवस्था, पंवार शासन या प्रशासन व्यवस्था। तो आज का हमारा टॉपिक है पंवारकालीन की जो शासन व्यवस्था थी, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। और अगर हम शुरुआत से देखें, स्टार्टिंग से अगर हम देखें, तो हमने देखा कि 888 एडी से हम अगर देखें तो लगभग 1949 तक, हाँ, बीच में जो टाइम पीरियड आता है 1804 से 1815 तक क्या होता है, गोरखा का प्रशासन आ जाता है। अगर ये हम 10 वर्ष, लगभग 10.5 वर्ष को अगर हम हटा दें, तो फिर भी पूरे जो गढ़वाल वाला एरिया था उस पे क्या था, उत्तराखंड। अब बाद में हम अगर देखें तो टिहरी रियासत में ये टिहरी हो गया, ये रुद्रप्रयाग हो गया, और ये उत्तरकाशी। ये मैंने पहले भी बताया है कि ये 3 चीजें कोई मिलकर क्या बनी थी, टिहरी रियासत बनी थी। बाकी सारी जो ब्रिटिश गढ़वाल था, ये कुमाऊं का मिशनरी के अंदर आता था, कुमाऊं का मिशनरी में सारा चीज आती थी। तो ये चीजें हमने सारी देखी। तो स्टार्टिंग से अगर 888 से हमने देखा पंवार वंश की स्थापना हुई, फिर हमने टिहरी रियासत हमने देखा कि 1815 में क्या हुआ, टिहरी रियासत की स्थापना किसने की, सुदर्शन शाह ने की। तो हमने जो हमारा इतिहास था लगभग हमारा कंप्लीट हो गया है सारा। जो हमने प्राक ऐतिहासिक काल पढ़ा, फिर आगे ऐतिहासिक काल पढ़ा, फिर ऐतिहासिक काल पढ़ा, फिर छोटे मोटे बीच में जो वंश आए, नाग वंश, पौरव वंश, मौखरी वंश, जो हमने सारी चीजें पढ़ी थी। उसके बाद जब हमने पढ़ा जो कार्तिकेयपुर राजवंश था, एक ऐतिहासिक शक्ति हमने पढ़ी थी, कौन, कार्तिकेयपुर राजवंश, वो हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि सबसे बड़ी कुमाऊं में हमने चंद वंश पढ़ा, जो कुमाऊं में सबसे बड़ी ऐतिहासिक राजनीतिक शक्ति बन के उभरी, को वो कौन उभरी, कुमाऊं में चंद वंश। फिर उसके बाद हमने गढ़वाल का पंवार वंश देखा। फिर हमने क्या देखा, उत्तराखंड में हमने देखा गोरखा प्रशासन। और गोरखा प्रशासन के बाद हमने थोड़ा सा क्या देखी, टिहरी रियासत देखी। तो टिहरी रियासत भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम आज देखेंगे पंवारकालीन शासन व्यवस्था। हम देखेंगे कि कैसे राजाओं को यहाँ क्या बोला जाता था, किस हिसाब से पंवारकालीन शासन व्यवस्था थी। तो अभी हम देखें तो इसमें क्या था कि जो राजा थे यहाँ टिहरी रियासत, जो पंवारकालीन राजा थे, उनको क्या बोला जाता था, उनको देवताओं के तुल्य समझा जाता था। मतलब देवताओं के समान उनको क्या मिलता था, सम्मान मिलता था। मतलब उनकी तुलना जो होती थी वो देवताओं से होती थी। इसलिए उनको एक शब्द का जिक्र होता है, एक शब्द स्पेशल पंवारकालीन जो राजा थे उनके लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है, और उसको बोला जाता है बोलांदा बदरीस। बोलांदा बोलांदा बदरीस। तो बोलांदा बद्रीस शब्द से किसको प्रयुक्त किया जाता है, किसको सम्मान दिया जाता है, जो पंवारकालीन। बोलांदा बद्रीस मतलब भगवान बद्रीनाथ हम मान सकते हैं। मतलब इनको भगवान के समान माना जाता था। किन्हें माना जाता था, पंवारकालीन जो राजा थे। तो इनकी जो उपाधि, इनको जो सम्मान दिया जाता था, इनको बोला जाता था बोलांदा बद्रीस। मतलब इनको देवताओं के तुल्य समझा जाता था। किसके तुल्य, देवताओं के समान इनको क्या किया जाता था, समझा जाता था। तो ये चीजें हम बोलांदा बद्रीस, इनको देवताओं के समान इनको समझा जाता था।
देवताओं के समान समझा जाता था। तो इनकी जो वो थी, इनका जो तो टिहरी रियासत के जो मतलब पंवारकालीन जो राजा थे उनकी उपाधि क्या थी? बोलांदा बद्रीश। पर हो सकता है कभी पूछ लिया जाए कि बोलांदा बद्रीश से किनको सम्मानित किया जाता था? वो टिहरी रियासत के राजाओं को सम्मानित किया जाता था। तो टिहरी रियासत की अब हम शासन व्यवस्था के बारे में बात करते हैं कि थोड़ा मैंने चार्ट बनाया है, उसमें हम देखते हैं कि टिहरी रियासत की शासन व्यवस्था को हम देखते हैं। प्रशासन मतलब कैसे मंत्रियों को क्या बोला जाता है, कैसे मंत्रियों का वो, तो प्रशासन व्यवस्था अगर हम टिहरी रियासत की देखी, और थोड़ा इनकी सैन्य व्यवस्था ये थोड़ा सा अलग थी। सैन्य में अलग होता था और प्रशासन अलग प्रकार से देखा जाता था। तो इनकी प्रशासन व्यवस्था में हम देखें तो सबसे ऊपर क्या होता था? राजा होता था। सबसे इंपॉर्टेंट हर जगह हमने देखा कि सबसे ऊपर क्या होता था? राजा। सबसे जो समाज सर्वोच्च होता था, सबसे ऊपर या सर्वोच्च जो होता था वो कौन होता था? वो होता था राजा। राजा माना जाता था। उत्तराखंड में पंवार प्रशासन हम अभी देख रहे हैं। तो सबसे ऊपर क्या था? राजा। सबसे सर्वोच्च मतलब जो राजा बोलेगा वही होगा। तो सर्वोच्च पद अगर हम माने टिहरी रियासत और पंवारकालीन व्यवस्था में, तो सबसे ऊपर क्या था? सबसे ऊपर जो माना जाता था वो किसको माना जाता था? वो माना जाता था राजा को। तो ये चीजें हमने देखी। उसके बाद प्रशासन में दीवान या वजीर आते थे, तो ये राज्य को संभालते थे। राज्य का जो भी, राज्य को जिसने भी संभाला, जैसे अभी राज्यों में हम देखें तो चीफ मिनिस्टर वगैरह वगैरह, मुख्यमंत्री, विधायक वगैरह जो चीजें संभालती, पर मेन राज्य को कौन संभालता है? वो संभालते हैं हमारे मुख्यमंत्री। तो यहाँ सर्वोच्च, जैसे यहाँ राष्ट्रपति माने हम औपचारिक रूप से, फिर हम पीएम को माने, तो वही यहाँ क्या होता था कि सर्वोच्च तो राजा होता था, फिर उसके बाद दीवान या वजीर का पद आता था। और ये तो राज्य होता था। राज्य की सारी शासन व्यवस्था कौन संभालता था? दीवान या वजीर संभालता था। तो जो राज्य विभक्त, फिर उसके बाद थाना होता था। ये राज्य का जो जो प्रशासन की जो इकाई थी, जैसे व्यवस्था को विभक्त किया गया था, ये होगा कि कैसे राज्य होगा। सबसे पहले देश होगा, फिर राज्य होगा, फिर थाना वगैरह। तो थाने का जो होता था वो होता था थानेदार। इनकी ये क्रम है। जैसे गांव, जैसे अभी के वर्तमान टाइम पे हम अपनी राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था देखें तो सबसे पहले ग्राम हो गया, फिर क्षेत्र हो गया, फिर हम ब्लॉक देखते हैं, फिर हम तहसील देखते हैं, फिर हम जिला देखते हैं, फिर हम राज्य देखते हैं। तो वही आज के टाइम पे अगर हम आज के हिसाब से हम देखें तो सबसे पहले हमें अब मिलता है ग्राम देखने को, अगर नीचे से हम करें, फिर क्षेत्र मिलता है, फिर उसके बाद हम देखें तो हमारे उसमें ब्लॉक आता है। ब्लॉक के बाद अगर हम देखें तो विकास खंड आता है। विकास खंड और ब्लॉक एक ही बात है। फिर तहसील आती है, फिर आती है तहसील, और फिर आता है जिला, और जिला के बाद अंत में क्या आता है? राज्य। तो ये अभी की जो हम प्रशासन व्यवस्था देखें, हमारे जो पंचायती राज है वो अभी इस प्रकार से है। इसको सीधा लिख देता हूँ। तो अभी के हिसाब से हम देखें तो सबसे पहले हमने देख लिया ग्राम हो गया, फिर हमारा आ जाता है क्षेत्र आ जाता है, फिर हमारा आ जाता है ब्लॉक, फिर हमारा आ जाता है तहसील, और तहसील के बाद आता है जिला, और जिला के बाद क्या आता है? राज्य, और राज्य के बाद हम देखें तो देश। तो इस समय का जो शासन व्यवस्था थी, सबसे ऊपर राजा, फिर दीवान। राज्य में जो होता था फिर क्या होता था? वहां दीवान होता था। राज्य, इसको दीवान या वजीर बोलते थे। ये कहाँ होता था? राज्य में। ऊपर से नीचे को आ रहा है यहाँ क्रम। फिर थाने में होता था थानेदार। फिर उसके बाद की जो नीचे की इकाई थी वो था परगना, और परगने का जो अधिकारी इस समय होता था उसको क्या बोलते? सुपरवाइजर या कानूनगो होता था। परगना में क्या कौन होता था? सुपरवाइजर या होता था कानूनगो। कानूनगो, आज भी कानूनगो पटवारी हम देखते हैं जो तहसील में हमारे बैठते हैं। तो वही व्यवस्था इस टाइम पे भी थी। फिर पट्टी आया, पट्टी आ गया, फिर धीरे धीरे मैंने बोला विभक्ता। तो फिर पट्टी में क्या होता था? इस समय पटवारी होता था। पट्टी का जो प्रशासन देखता था वो कौन देखता था? वो देखता था पटवारी। तो ये चीजें हमने, फिर ग्राम में हो गया प्रधान। तो वो तो इम्पोर्टेंट, गांव में सबसे नीचे हमने, आज भी हम देखते हैं प्रधान होता था, उस समय भी प्रधान होता था, और इसको मुखिया भी हम मान सकते हैं, मुखिया। और जो राज्य में जो गांव में जो टैक्स कलेक्ट करता था वो कौन करता था? वो प्रधान ही करता था। तो हम इनकी शासन की व्यवस्था अगर हम देखें किस प्रकार से विभक्त है, तो नीचे से अगर क्रम करें हम तो ग्राम हो गया, फिर पट्टी हो गया, फिर परगना हो गया, फिर थाना हो गया, फिर राज्य हो गया, और उसके बाद क्या था? फिर देश। सबसे ऊपर राजा होता था। जैसे यहाँ मैंने देखा सबसे नीचे ग्राम, फिर क्षेत्र, फिर ब्लॉक, फिर तहसील, फिर जिला, फिर राज्य, फिर देश। तो इनका इस क्रम में जो शासन था वो विभक्त था। सबसे ऊपर सर्वोच्च राजा होता था, फिर राज्य में कौन होता था? राज्य में वजीर या उसको वजीर या दीवान होता था। फिर थाने में होता था थानेदार। फिर परगने में जो परगने का अधिकारी होता था उसको सुपरवाइजर या कानूनगो।
फिर पट्टी में होता था पटवारी और ग्राम में प्रधान या मुखिया इसको और टैक्स कलेक्ट यही करता था। तो ये चीजें जो उत्तराखंड में पवारकालीन प्रशासन है वो हमने देखी। फिर इसमें कुछ पदाधिकारियों का नाम आता है। अगर हम इन पदाधिकारियों की बात करें, प्रशासन व्यवस्था तो हमने देखी। सबसे नीचे ग्राम हो गया, फिर पट्टी हो गया, फिर परगना हो गया, फिर थाना हो गया, फिर राज्य हो गया, फिर सबसे ऊपर जो देश सबसे बड़ा हम वो मान सकते हैं वो राजा। अब कुछ इनके पदाधिकारियों के नाम आते हैं कि वो क्या क्या कार्य करते थे। तो सबसे ऊपर होता था मुख्तार, ये सर्वोच्च मंत्री होता था, सर्वोच्च मंत्री। सर्वोच्च जो मंत्री होता था वो मुख्तार होता था। और फिर उसके बाद आता था फौजदार। फौजदार जो अधिकारी होता था इसको फौजदार बोला जाता था। फौजदार परगने का शासक, जो हमने पहले भी पढ़ा था। तो फौजदार क्या होता था, ये परगने का शासक होता था, परगने का शासक। ये जो पदाधिकारी है ये इसमें है, यहाँ भी परगना है, पर परगना में यहाँ सुपरवाइजर या कानून, वो जिस प्रकार से इनका राज्य विभाजित था उसमें परगने में कौन आएगा, सुपरवाइजर। और फौजदार जो परगने का शासक होता था उसको क्या बोलेगा था, फौजदार। मतलब न्याय व्यवस्था जो यहाँ सैन्य व्यवस्था देखेगा वो कौन होता था, फौजदार। फिर दफ्तर में दफ्तरी हो गया, ये दफ्तर के कार्य करते थे, दफ्तर का कार्य करता था दफ्तरी। अब एक शब्द आता है इसमें चणु। तो चणु जो शब्द प्रयोग होता था ये क्या करता था, ये संदेश वाहक का कार्य करता था। तो पवार काल में जो संदेश भेजता था यहाँ से वहां, तो उसका वो मिलता है क्या, चणु, उसको नाम चाहिए। इंपॉर्टेंट है, क्या हो सकता है एक दो बार तो ये पूछा भी गया है और आगे भी आ सकता है। जो संदेश वाहक जो होता था वो कौन होता था, वो चणु होता था। और फौजदार जो चौकीदार जो शब्द है ये क्या होता है, राजा के साथ ये चांदी का दंड लेकर चलता था। चांदी का दंड यानी डंडा की, डंडा जो होता है ऐसे, जो दरवाजे को देखा होगा हमने, राज परिवार में ऐसे एक डंडा लेके खड़े रहते हैं। जब हमने कहीं महाभारत वगैरह वगैरह जो भी हमने अपने ऐतिहासिक धार्मिक जो हमने सीरियल देखे हैं उसमें भी ऐसा होता है कि जो राजा होता है उसके कक्ष के बाहर ऐसे द्वारपाल टाइप के तो ऐसे डंडा लेके खड़े रहते थे। तो वही काम था चौकीदार का। चौकीदार क्या करता था, राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलता था। जहां राजा जाएगा राजा के पीछे ये चांदी का दंड लेकर क्या करता था, चलता था। वो कौन, चौकीदार। तो हमने पवारकालीन जो उत्तराखंड में व्यवस्था देखी, प्रशासन जो इस प्रकार से विभक्त था और सैन्य व्यवस्था इस प्रकार से विभक्त थी। मुख्तार सर्वोच्च मंत्री होता था, फौजदार ये परगने का शासक होता था। फिर उसके बाद दफ्तरी, जो दफ्तर के कार्य हमने देखा था, टैक्स भी लगाया गया था इनके लिए अलग से। चण होता था संदेश वाहक, और चौकीदार जो होता था वो राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलता था। तो पवारकालीन शासन व्यवस्था की जो पहली स्टोरी हमने देखी, पहली स्टोरी जो पहला पॉइंट था वो क्या था, वो ये था उत्तराखंड में पहले प्रशासन किस प्रकार से विभक्त था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि सैन्य व्यवस्था, जो पदाधिकारी थे लगभग जो कार्यों को अपने करते थे, तो सैन्य व्यवस्था में ये थी। तो अब आगे हम पवारकालीन कुछ आय के साधन, कुछ टैक्स हम देखते हैं। तो पवार काल में हम अगर टैक्स की बात देखें, आय के साधन देखें, तो पवार काल में क्या था कि आय के स्रोत अगर हम देखें तो सबसे ऊपर क्या होता था, राजा होता था। राजा बोले सारी भूमि का मालिक कौन होता था, सारी भूमि का मालिक होता था राजा। आज जैसे प्रत्येक आदमी के अलग अलग भूमि है, भू कानून जब से बना, हमने देखा 1951 में जब स्टार्टिंग में हुआ था तो जमींदारी प्रथा को खत्म किया गया था, हमने देखा ये हमारी पॉलिटी में। तो इससे पहले जो आय के साधन हमने देखा, तो सारी जो भूमि का आय मुख्यतः किससे आएगी, टैक्स से आएगी। और टैक्स उस समय सबसे इम्पोर्टेंट क्या थी, भूमि थी। जो भी टैक्स आएगा वो किससे आएगा, भूमि से आएगा। तो इसी क्रम में हम देखें तो भूमि की सारी मालिक, जो सारी भूमि का जो अधिकारी होता था, जिसको सारी भूमि जिसके पास होती थी वो होता था राजा। अब राजा के पास भूमि है तो उसमें खेती आगे कौन करेगा। तो ये पॉइंट क्या था कि राजा कुछ प्रकार से क्या करता था, भूमियों को देता था। हम कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसे पॉइंट है जिससे राजा भूमियों को देता था। मतलब किसी को उपहार में दे दिया, किसी को किसी उपलक्ष्य में दे दिया, किसी ने अच्छा कार्य किया तो उसमें दे दिया। तो राजा के पास कुछ ऑथोरिटी थी भूमि को देने की। पहले तो मालिक तो पूरा राजा ही होता था और वो कुछ कारण से दे सकता था। तो विष्णु, कीर्ति और संतान को भूमि आती है, ये विद्वानों को देता था राजा। राज दरबार में जो सपोज दैट जो विद्वान है, कोई अच्छे कवि है, कोई अच्छे लेखक है, कुछ भी है जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, कुल मिला के विद्वान। तो भूमि का मालिक मेन राजा है, तो राजा भूमि कैसे देगा, तो ऐसे देता था। विष्णु कीर्ति या संकल्प इसको बोलते थे। इस हिसाब से राजा क्या करता, किसी विद्वान को भूमि दे दी। अब भूमि किसके पास आ गई, विद्वान के पास आ गई। अब इसकी मर्जी ये खुद खेती करे या किसी को दे दे। तो ये फर्स्ट जो
टॉपिक था। इस हिसाब से राजा भूमि दूसरों को देता था। फिर उसके बाद था रौत प्रकार से भूमि देता। जो वीर सैनिक होते थे, वीरता में जो कार्य करते थे, उनके लिए क्या दिया जाता? रौत भूमि दी जाती थी, वीरता का कार्य करने वालों को। जैसे इनके सैनिक हो गए, जैसे इनकी फौज होगी, तो उसमें जिसने अच्छा, जैसे आज के टाइम पे परमवीर चक्र हो गया, अशोक चक्र हो गया, सेना मेडल हो गया, ये चीजें मिलती हैं। तो उस समय वीरता में जो व्यक्ति वीरता प्रदर्शन करता था, अच्छी वीरता दिखाता था, तो उसको रौत मिलता था। रौत नाम से राजा भूमि देता था। तो स्टार्टिंग हमने देखा विष्णु कीर्ति से भूमि का मालिक राजा था। तो अगर सारी भूमि राजा के पास रहेगी तो कौन खेती करेगा, कौन उनको देखेगा? तो पहला भूमि देता था राजा विष्णु कीर्ति या संकल्प से, ये विद्वानों को मिल गया। फिर उसके बाद रौत, जो अच्छे कार्य करते थे, अच्छे वीरता वाले कार्य करते थे, उनको क्या मिलता था? रौत मिलता था। और जागीर जो भूमि थी वो राज्य के राज्य अधिकारियों को मिलती थी। राज्य अधिकारियों को क्या मिलती थी? वो मिलती थी रौत। तो भूमि हमने देखी किस प्रकार से राजा, अगर पूछा जाए कि पंवार कालीन में जो रौत होती थी, वो भूमि राजा किसको देता था? तो वीरता प्राप्त अधिकारियों को देता था। जो अधिकारी वीरता प्राप्त करते थे, अच्छे कार्य करते थे वीरता में, सेना में, फौज में, तो उनको रौत मिलती थी। जागीर जो राज्य के अधिकारी, दीवान, मुख्तार, फौजदार वगैरह वगैरह जो भी इनके अधिकारी थे, उनको मिलती थी जागीर। और संकल्प और विष्णु कीर्ति किसको मिलती थी? विद्वानों को मिलती थी। और आय का मुख्य साधन क्या था? टैक्स था, जो भूमि कर था। तो पंवार कालीन में हमने टैक्स व्यवस्था देखी, किस प्रकार से टैक्स दिया जाता था। अब इसमें कुछ लावारिस संपत्तियां भी होती थी, उनसे भी राजा क्या करता था? टैक्स लेता था। तो कुछ लावारिस संपत्तियों से भी राजा टैक्स लेता था, उनको हम देखते थे। तो इस समय में क्या, तो 3 प्रकार की जो थी लावारिस संपत्तियां थी, मतलब इनका मालिक कोई नहीं था। तो ये 3 प्रकार की लावारिस संपत्तियां थी, इन पे भी राजा, जैसे हमने देखा था कि हमने चंद वंश में पढ़ा था, चंद वंश में एक मरो टैक्स लिया जाता था। मरो टैक्स या मरो कर उसको बोलते थे। तो वो किससे लिया जाता था? पुत्रहीन व्यक्ति से, मतलब जिसका कोई पुत्र नहीं है, उससे भी क्या लिया जाता था? मरो टैक्स लिया जाता। किसमें? चंद वंश में हमने पढ़ा था। तो इस समय भी पंवार काल में ऐसा ही था कि जो लावारिस भूमियां हैं, कुछ लोग जैसे छोड़कर चले गए हैं, कुछ लोग गाँव में बसे नहीं, खेती नहीं करते हैं, चले गए। तो इस प्रकार से क्या होता था? तो ओताली जो भूमि होती थी, वो पुत्रहीन व्यक्ति, जैसे मैंने अभी बोला, पुत्रहीन व्यक्ति की जमीन जो होती थी, जैसे किसी का पुत्र नहीं है, ओत, आजकल गढ़वाल भाषा में भी जिसकी जमीन न हो, जिसके कोई बच्चे न हो, तो उसको ओत ओत बोलते हैं हम। ओत नाम से उसको क्या किया जाता था? संबोधित किया जाता था। तो वही ओताली जो जमीन होती थी, वो पुत्रहीन व्यक्ति की होती थी। और इस पर भी राजा टैक्स, मतलब खेती करके टैक्स ले लेता था। तो पहला जो लावारिस संपत्तियां थी, उसमें पहला क्या था? ओताली। ओताली क्या करता है? राजा जो किसी का पुत्र नहीं है, वो ओत है, मतलब उसकी कोई औलाद नहीं है, तो उस जमीन पर टैक्स क्या होता था? ओताली। और गयाली क्या होता था? जो भूमि का मालिक है जो, और वो अपनी भूमि छोड़कर चला गया है। भूमि का मालिक जो अपनी भूमि छोड़कर चला गया है, अपनी भूमि को छोड़कर या त्याग कर चला गया है, छोड़कर चला गया है। तो ऐसे भी लोग हम गांव में देखते हैं कि जो बाहर बस जाते हैं, वो जमीन को छोड़ देते हैं। तो ऐसी भी, ये भी लावारिस भूमि में आती है। आजकल तो गांव में हम देखते हैं कि सारी भूमियां बंजर पड़ी हैं, कुछ है नहीं, खेती करने के लिए कोई लोग नहीं। पर उस समय जो पंवार कालीन जो राजा थे, उन्होंने क्या किया था कि भूस्वामी भूमि को छोड़कर चला गया था, उनके लिए सही था। उसमें भी वो टैक्स लेते थे, उसमें भी क्या करते, वो खेती करते थे, उससे भी वो आय प्राप्त करते थे। ऐसा नहीं कि वो बंजरी उन्होंने छोड़ दिया। तो इस समय भी पंवार काल में जो भूमि व्यवस्था थी, वो अच्छी देखी जा रही है, क्योंकि ओताली, पुत्रहीन व्यक्ति की जमीन भी बंजर पड़ने से अच्छा है, उसमें वो खेती कर ले। गयाली, भूमि का मालिक गांव छोड़कर चला गया है, भूमि छोड़कर चला गया है, उसमें भी वो खेती करके क्या कर लेते थे? टैक्स कर लेते थे, अपनी आय प्राप्त कर लेते थे। और तीसरा थी मुयाली। 3 प्रकार मैंने बोला था, तो तीसरा प्रकार जो था मुयाली, जिसकी भूस्वामी की मृत्यु हो गई हो, जिस भूमि के भूस्वामी की मृत्यु हो गई हो, जिस भूमि के भूस्वामी की क्या होगी हो? मृत्यु हो गई हो, भूस्वामी की मृत्यु हो गई हो। तो 3 प्रकार से जो लावारिस भूमियों को भी पंवार कालीन राजाओं ने क्या किया था? इस्तेमाल किया था। सबसे पहले ओताली, पुत्रहीन व्यक्ति, जिसका पुत्र नहीं है, वो भी उसके मरने के बाद उस जमीन में बंजरी होना है, तो पंवार कालीन राजाओं ने उस पर खेती करके अपनी आय प्राप्त कर ली। फिर दूसरे में गयाली, जो भाई साहब छोड़ कर चले गए अपने गांव घर को, उसमें भी पंवार काल में खेती करते थे और उससे भी टैक्स कलेक्ट कर लेते थे, आय प्राप्त कर लेते थे। तीसरा मुयाली, लावारिस, जिसका मालिक मर गया हो, भूमि का, उस भूमि ने भी बंजर होना है, कोई भूमि को संभालने वाला है नहीं, तो उस पर भी खेती करके भाई साहब क्या करते थे? आय प्राप्त कर लेते थे। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो पंवार काल में भूमि की जो व्यवस्था थी, वो अच्छी थी। बंजर भूमि से भी ये क्या कर लेते थे? पैसे, अपने आय प्राप्त कर लेते थे।
तो पंवारकालीन शासन व्यवस्था हमने देखी। तो पंवार काल में जो कुछ था वो हमने पढ़ लिया है सारे। हमने पंवार काल पहले हमने 888 से कब पढ़ा, 1804 तक हमने पढ़ा, और फिर 1815 से हमने क्या पढ़ा, 1949 तक लगभग हमने पंवार काल पूरा पढ़ लिया है। और आज पंवार काल की हमने सारी व्यवस्था जो भी शासन व्यवस्था थी वो हमने देख ली है। सबसे पहले हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। पंवार काल में, पंवार काल के जो राजा थे उनको देवताओं के समान माना जाता था और उनके उपाधि दी गई थी, क्या, बोलांदा बदरीश उनको बोला जाता था। ये पहला हमने पहली स्टोरी हमने देखी, पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि राजा में जो प्रशासन होता था, सबसे नीचे ग्राम हो गया, पट्टी हो गया, फिर परगना हो गया, फिर थाना हो गया, फिर राज्य हो गया, फिर देश हो गया, सबसे ऊपर हो गया देश। तो ग्राम को देखता था प्रधान, पट्टी को देखता था पटवारी, और परगना को सुपरवाइजर या कानून को देखता था, थाना को देखता था हमारे थानेदार भाई साहब, वजीर जो राज्य को देखता था वो वजीर देखता था, और पूरे देश को कौन देखता था, वो देखता था राजा। और इनके जो कुछ सैन्य व्यवस्था में कुछ पदाधिकारी थे वो भी हमने पढ़ा। सर्वोच्च मंत्री जो होता था वो होता था मुख्तार, उसको बोला जाता था। फिर फौजदार जो परगने का अधिकारी होता था, परगने में जो कानून व्यवस्था को देखेगा वो कौन देखेगा, फौजदार। दफ्तरी दफ्तर का कार्य करेगा, खनिज सहायक वाले कार्य जो करेगा वो भाई साहब कौन करेंगे, हमारे दफ्तरी करेंगे। चणु जो होता था ये संदेश वाहक का कार्य करता था, यहाँ से वहां संदेश पहुंचाना। पहले भी हमने पुरानी फिल्मों में हम देखते थे कि कबूतर भी क्या करते थे, संदेश को ले जाते थे। तो इस समय चणु जो था वो क्या था, संदेश वाहक था। चौकीदार जो होता था राजा के साथ चांदी का दंड यानी चांदी का डंडा लेकर चलता था, ये हमने पढ़ा। फिर उसके बाद हमने आज देखा आय के साधन। जो पूरी भूमि होती थी वो राजा की होती थी। पहली संकल्प भूमि होती थी वो विद्वानों को देता था, किस प्रकार से भूमियां दी जाती थी। रौद जो वीरता प्राप्त सैनिकों को, जो वीरता में जो फौज में अच्छे कार्य करते थे उनको मिलता था रौद, और जागीर राज्य के अधिकारियों को। इस प्रकार के राजा भूमि को बांटता था, भूमि का क्या करता था, विभाजन करता था, कौन, राजा, पंवार व्यवस्था में। और अंतिम पर हमने देखा 3 प्रकार से जो लावारी संपत्तियां थी उनसे राजा आय प्राप्त करता था। सबसे पहले ओताली पुत्रहीन व्यक्ति की जमीन पर खेती करके आय प्राप्त करता था। तीसरा था गयाली, जो भूमि का मालिक अपनी भूमि को छोड़कर चला गया हो, उसमें गयाली, जो उसको गयाली नाम दिया गया, और इससे भी आय प्राप्त करता था तो राजा। लास्ट में था मुयादी, राजा का जो जिस भूमि का मालिक की मृत्यु हो गई हो उस पे भी राजा खेती करके आय प्राप्त कर लेता था। तो अभी हमने हमारी टिहरी रियासत भी खत्म हो गई है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि क्या शुरू करना है। इतिहास हमारा लगभग 90% कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा हमने राज्य आंदोलन देखेंगे और ब्रिटिश प्रशासन हमने देखना है। उत्तराखंड में कुमाऊं का मिशनरी अभी हमारी जो पहली है, कुमाऊं का मिशनरी हमारा सारा ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया बचा है। यहाँ किस प्रकार से शासन हुआ ये कुमाऊं का मिशनरी में हम देखेंगे। दिल्ली रियासत पढ़ लिया था, कुमाऊं में चंद्रवंश पढ़ लिया था, गढ़वाल में पंवार वंश पढ़ लिया था। अब हमें ये वाला एरिया देखना है। उत्तर काशी हो गया, टिहरी और आधा रुद्रप्रयाग हो गया, फिर हरिद्वार हो गया, फिर हमारा ये पौड़ी हो गया, सारा एरिया हमने देखना है। ये पौड़ी हो गया, ये हमारा उधम सिंह नगर हो गया, नैनीताल हो गया, चंपावत हो गया, ये अल्मोड़ा हो गया, ये हमारा बागेश्वर हो गया, ये पिथौरागढ़। तो इस सारे एरिया में कौन थे, यहाँ भाई साहब थे अंग्रेज। अब हमें पढ़ना पड़ेगा उत्तराखंड में ब्रिटिश प्रशासन। तो हमारा गोरखा काल में गोरखा खत्म हुआ, फिर चंद पंवार वगैरह वगैरह सारी चीजें खत्म हो गई। आज हमारी टिहरी रियासत की ये अंतिम पार्ट था, ये भी आज समाप्त हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम देखते हैं क्या शुरू करना है। जय हिंद, जय भारत।